नमस्कार साथियों। आज अपन बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि और श्वसन आयतन के बारे में। क्या है समझें। जैसे पेड़ पौधों में श्वसन होता है वैसे जंतुओं में भी श्वसन होता है, लेकिन श्वसन में जंतुओं के पास विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र होता है। तो मनुष्य में श्वसन के इस भागों को 3 चरणों में बांट रखा है। सबसे पहले है बाह्य श्वसन, फिर होता है आंतरिक श्वसन और फिर होता है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है भोजन का ऑक्सीकरण, जो कि हम पेड़ पौधों के बारे में हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बारे में पहले पढ़ लिया है। यहाँ पर हम बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। समझे। श्वसन की क्रियाविधि में 2 चरणों की बात यहाँ करेंगे, एक तो बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन या गैसों का विनिमय। बाह्य श्वसन का मतलब होता है वायुमंडल की वायु को फेफड़ों में भरना और फेफड़ों की वायु को वायुमंडल में छोड़ना, ये कहलाता है सतही श्वसन या बाह्य श्वसन। अब ये 2 प्रकार का हो गया। कैसे? एक तो वायुमंडल की वायु को अंदर भरना, इस क्रिया को निश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं या इंस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा, फेफड़ों की वायु को वापस बाहर निकालना, यह उच्चवसन या एक्सहेलेशन या उच्चवसन या एक्सहेलेशन कहलाता है। अब यहां पर मैंने 2 शब्द लिख रखे हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। इसका क्या मतलब है समझें। जब वायुमंडल की वायु को फेफड़ों में भरना पड़ता है, ऐसी स्थिति में शरीर की एनर्जी का उपयोग होता है, मतलब एटीपी का उपयोग होता है। तो शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, ऐसी क्रियाओं को सक्रिय क्रियाएं कहते हैं। मतलब निश्वसन या इनहेलेशन एक सक्रिय क्रिया है, और जब फेफड़ों की वायु को बाहर निकालना पड़ता है उस समय शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस ऐसी क्रिया को अपन निष्क्रिय या इनएक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। तो निश्वसन या इनहेलेशन एक सक्रिय क्रिया है और उच्चवसन या एक्सहेलेशन एक निष्क्रिय क्रिया है। दोनों चीजें सही, ठीक। अब इसकी क्रियाविधि का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन महत्व है कि जब हम श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की 2 पेशियां काम में आती है। वो पेशियां कौन कौन सी है उसके बारे में प्रश्न हमेशा आता है। तो समझे, 2 प्रकार की पेशियां काम में आती है। पहला, पसलियों के बीच में एक पेशिया पाई जाती है जिसका नाम है अंतरापरशुक पेशिया, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरी, डायफ्राम की अरिय पेशिया या रेडियल मसल्स। डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? हमारी थोरैक्सिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में एक तनु पट्टा पाया जाता है, उस पट्टे को ही हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम नॉर्मली इस गुंबद के आकार का होता है, इस प्रकार का। तो उसमें जो अरिय पेशिया पाई जाती है, जब वह संकुचित हो जाती है तो ये गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन हमारा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अंतरापरशुक पेशियां पसलियों में पाई जाती हैं। ये बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की होती है, क्रॉस के रूप में लगी रहती है। जब इनमें संकुचन होता है तो हमारी जो पसलियां है वो ऊपर की ओर उठती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन चौड़ा हो जाता है। कुल मिला के बाह्य श्वसन में 2 प्रकार की पेशियां काम में आती हैं, पसलियों की अंतरापरशुक पेशियां या इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी डायफ्राम की अरिय पेशियां या रेडियल मसल्स। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर? ठीक। अब अपन बात करते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन का मतलब होता है गैसों का विनिमय। वायुमंडल की जो वायु हमने फेफड़ों में भरी, उसमें फेफड़ों में उस वायु में गैसों का आयतन वही रहेगा जो वायुमंडल में गैसों का आयतन है। मतलब 78% नाइट्रोजन है तो उतनी रहेगी, 21% ऑक्सीजन है तो वही रहेगी, 0.03% CO2 है तो वही रहेगी। जैसी वायु वायुमंडल में है वो हमने फेफड़ों में भर दी। अब फेफड़ों में कहाँ जाएगी? तो फेफड़ों में तो यह जाएगी कुपिकाओं में। कुपिकाओं की परत दोहरी होती है, तो उन दोहरी परतों के बीच में मैंने जो लाल लाल रंग के बिंदु कर रखे हैं वो रक्त केशिकाएं हैं। उन रक्त केशिकाओं में रक्त पाया जाता है, रक्त में आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करता है। तो समझे, आंतरिक श्वसन को गैसों का विनिमय कहते हैं। गैसों का विनिमय कौन सी विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि का क्या मतलब है? विसरण विधि का ये मतलब है कि गैस अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। यह विसरण विधि कहलाती है। ठीक। तो विसरण विधि मतलब अधिक दाब से कम दाब की ओर जाना, यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण विधि। ठीक।
अब गैसों का विनिमय हमारे शरीर में दो स्थानों पर होता है, दो जगहों पर होता है, यानी दो बार होता है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो अभी हमने वायु कहाँ भरी है? फेफड़ों में भरी है। तो फेफड़ों में वो वायु कहाँ गई? कुप्पिकाओं में। तो पहला तो गैसों का विनिमय वायु कुप्पिकाओं और वायु कुप्पिकाओं और रक्त केशिकाओं के मध्य, ब्लड कैपिलरी। वायु कुप्पिकाएं फेफड़ों में है ही, और फेफड़ों की ये जो वायु कुप्पिका है वो डबल लेयर की बनी हुई है, तो दोनों लेयर के बीच में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें ब्लड होता है। तो वायु कुप्पिकाओं और रक्त केशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय होता है। और दूसरा विनिमय कहाँ होता है? जैसे ही वायु कुप्पिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है, तो ब्लड कैपिलरीज से यह ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? शरीर की सभी कोशिकाओं में ऊतकों की तरफ। तो अब अगली बार वो ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है? अगली बार ऑक्सीजन इस रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज से उन ऊतकों को और कोशिकाओं तक रक्त को ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो दूसरा विनिमय कहाँ होगा? रक्त और ऊतकों के मध्य। कैसे होता है? दोनों में विसरण विधि है। होता कैसे है समझे। ये है फेफड़ों की वायु कुप्पिका है, मतलब एयर एल्वियोलाई। उसमें 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर? लेकिन जो रक्त शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है उसमें ऑक्सीजन 14 से 15% है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% है। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि वायु कुप्पिका में तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है और यहाँ पर ऑक्सीजन कम मात्रा में है। तो ऑक्सीजन का दाब कहाँ पर ज्यादा है? वायु कुप्पिका में। तो वितरण विधि क्या कर रही है? अधिक दाब से कम दाब की ओर। तो ऑक्सीजन तो अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर चली जाएगी, मतलब वायु कुप्पिका से निकलकर रक्त में आ जाएगी ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहाँ ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रक्त में ज्यादा है, क्योंकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% है और वायु कुप्पिका में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कहाँ आ जाएगी? वायु कुप्पिकाओं में। इस प्रकार गैसों का विनिमय वायु कुप्पिका से रक्त में हो गया। अब यह इस रक्त में ऑक्सीजन आ गई, तो यह रक्त ऑक्सीजन को लेके कोशिकाओं में जाएगा। कोशिकाओं और ऊतकों में फिर गैसों का आदान प्रदान होगा। कोशिकाओं में क्या होगा? वहां ऑक्सीजन की मात्रा वापस कम होगी, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन को खपत कर रहा है, उपयोग कर रहा है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में रक्त में तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और वहां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो वहां पर फिर गैसों का विनिमय होगा, जिस प्रकार जिससे हमारी जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंच जाती है और ऊतकों की जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त को मिल जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि के दो भाग हो गए। तीसरा भाग कोशिकीय श्वसन है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रैश चक्र है, जिसके वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं। क्लियर? इसके अलावा और कंपटीशन में क्या प्रश्न आता है? तो इसके अलावा प्रश्न आता है श्वसन आयतन या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। ये क्या है समझे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आयतन है। पहला है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी। ये क्या मतलब है देखना। इसका मतलब यह है कि जब सामान्य अवस्था में हम श्वास लेते हैं, एक बार में जो श्वास ली या एक बार में श्वास छोड़ी, तो उस समय आपने कितनी वायु के आयतन का उपयोग किया, वो कहलाता है ज्वारीय आयतन। क्लियर? तो सामान्य अवस्था में जब बैठे हुए हों, सामान्य बातचीत की मुद्रा में होते हैं, तो हमें ज्यादा श्वास नहीं लेनी पड़ती। तो एक बार में जो श्वास ली गई है या फिर श्वास के द्वारा वायु छोड़ी गई है, उसका आयतन ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी कहलाता है। इसका मान 500 ml होता है। क्लियर? दूसरा निश्वसन आरक्षित आयतन या इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसका क्या मतलब? निश्वसन का मतलब अंदर वायु लेना, आरक्षित आयतन का मतलब सामान्य अवस्था में जो हमने अंदर श्वास ली और बलपूर्वक जो श्वास लेने के बाद, सामान्य श्वास लेने के बाद बलपूर्वक कितनी मात्रा में आप श्वास ले सकते हो। मतलब बलपूर्वक जो निश्वसन करते हैं, कब करते हैं? जब हम थक जाते हैं और तेजी से श्वास लेने की जरूरत पड़ती है, या जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मात्रा में श्वास लेते हैं। तो बलपूर्वक किया गया निश्वसन, उस समय आपने जो वायु का आयतन फेफड़ों में भरा है, तो वो कहलाता है निश्वसन आरक्षित आयतन या IRV, और इसका मान होता है
3000 ml। प्लीज इसी प्रकार उच्च वचन आरक्षित आयतन, इसका मतलब बलपूर्वक उच्च वचन यानी सामान्य रूप से हवा को बाहर निकालना और बलपूर्वक बाहर निकालना, मतलब छींक, मान लो जब छींकते हैं तो तेजी से वायु बाहर निकलती है, तो वो कहलाता है बलपूर्वक उच्च वचन और उसका मान होता है 1100 ml एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तीनों चीजें क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी। ये क्या है? इसका मतलब होता है जब बलपूर्वक उच्च वचन हो गया, आपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पूरी वायु बाहर निकाल दी, इसके बाद भी फेफड़ों की पूरी वायु शरीर से बाहर नहीं निकलती, फेफड़ों में कुछ वायु अभी भी शेष रह जाती है जो फेफड़ों को फूले हुए रखने में मदद करती है। तो वह वायु जो बलपूर्वक उच्च वचन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है, उस वायु को अपन अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका मान 1200 ml होता है। यहां तक क्लियर? चलो अगला है निःश्वसन क्षमता, इनहेलेशन कैपेसिटी। इनहेलेशन कैपेसिटी का क्या मतलब? सामान्य रूप से फेफड़ों में भरी गई वायु और बलपूर्वक फेफड़ों में भरी गई वायु, इन दोनों का आयतन टोटल। तो टीवी प्लस आईआरबी 500 प्लस 3000 बराबर 3500 ml, मतलब लगभग 3.5 लीटर वायु को अपन फेफड़ों में भर सकते हैं। यह कहलाती है निःश्वसन क्षमता। अगला है जैव क्षमता। जैव क्षमता का क्या मतलब? जो निःश्वसन क्षमता है उसमें आप कितनी वायु बाहर निकाल सकते, मतलब एक बार अंदर लेना और बलपूर्वक अंदर लेना और एक बार बलपूर्वक बाहर निकाला, उस टोटल आयतन, मतलब एक्सचेंज और गैसेस, फेफड़े एक बार में कितनी वायु का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता, वीसी। तो टीवी यानी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसको कोष्टक में क्यों लिखा है? क्योंकि टीवी प्लस आईआरवी बराबर आईसी, मतलब निःश्वसन क्षमता भी होगी, तो इसको आईसी प्लस ईआरवी भी कह सकते हैं। तो 500 प्लस 3000 प्लस 1100, मतलब 4600 ml वायु को फेफड़े एक बार में अंदर और बाहर कर सकते हैं। ये कहलाती है जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट है कुल फुफ्फुसीय क्षमता या टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की कितनी क्षमता है अंदर वायु भरने की। तो समझें, जो जैव क्षमता है उसमें हमने क्या नहीं जोड़ा है? हमने रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन को नहीं जोड़ा है, जो काम में नहीं आती, वो अंदर भरी रहती है। तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसका मतलब तो ये तो वाइटल कैपेसिटी हो ही गया, और उसमें हमने आरवी और जोड़ दिया। आरवी मतलब अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका मान कितना? 1200 ml। तो टीवी 500, आईआरवी 3000, ईआरवी 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम को 1200 ml और ऐड कर दिया, जिससे 5800 ml वायु को हम फेफड़ों में रख सकते हैं एक बार में। तो इस प्रकार ये प्रश्न, श्वसन आयतन से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।